नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने छत्तीसगढ़ सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल दिया था, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो वहाँ से देख सकते हैं उसको। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर या प्रैक्टिस सेट के तौर पर कार्य कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन हैं इसके अंदर। तो आइए देखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे वो B.R. अम्बेडकर जी थे। और इन्होंने जितने भी आंदोलन किए थे, हितकरनी बहिष्कृत सभा और जिनके महाड़ आंदोलन था और इनकी जो पार्टी थी, ये सब याद रखें। आप एग्जाम में पूछ लेते हैं। इनकी जो बुक थी प्रॉब्लम ऑफ पीस या फिर वेटिंग फॉर वीजा, इनकी ऑटोबायोग्राफी, तो ये सब आप देख लें, एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है। और नेहरू जी की जो बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, M.N. रॉय की ट्रांजेक्शन इन इंडिया, गांधी जी की हिंद स्वराज और स्ट्रगल फॉर इंडिया, ये सब इनकी याद रखें पुस्तकें, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। लेखक M के गांधी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा को आख्यान की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन से रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये संवाद शैली थी, यानी कि अपने आप से क्वेश्चन पूछना और उसका आंसर देना, इस संवाद शैली के तौर पे लिखी गई थी ये पुस्तक। भारत के कौन से संशोधन में एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए राज्यपाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है? तो ये 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके अंदर प्रावधान किया गया था। राज्य विधायिका के एक सदनीय या द्विसदनीय द्वारा धन विधेयक पारित कर दिए जाने पर राज्यपाल द्वारा निम्न में से कौन सा गलत हो सकता है? तो एक बार मैं दोबारा देखता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। राज्य विधायिका एक सदनीय या द्विसदनीय धन विधेयक पारित कर दिए जाने पर राज्यपाल द्वारा निम्न में से कौन सा गलत कार्य हो सकता है? तो इसके अंदर जो गलत कार्य हो सकता है वो होता है वह भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा विचार करने के लिए बिल को आरक्षित करे। तो ये भारत के उपराष्ट्रपति को आरक्षित नहीं करते हैं, बल्कि ये राष्ट्रपति को बिल आरक्षित करते हैं। निम्न विद्वानों में से कौन सा अभिजात वर्ग यानी इलीट थ्योरी के सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं है? तो आप जानते हैं इलीट थ्योरी, गैटानो मॉस्का हो गया, मिशेल्स हो गए, रॉबर्ट मिशेल हो गए, सोपिटर जुपिटर हो गए, जोसेफ सुम्पिटर हो गए, ये सारे इलीट थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो चार्ल्स बिड्स हैं ये नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसका यही आंसर सही था। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पूरे या भारत के किसी भी हिस्से के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के संबंध में संसद के लिए सच है? तो किसी भी राज्य की सहमति के बिना भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संधियां नहीं लागू की जा सकती हैं। तो संसद का इसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये बात संसद के संदर्भ में किसी भी राज्य की सहमति के बिना, तो पहला ऑप्शन का सही है। निम्न में से कौन सा नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार के विचार के बारे में सच है? तो मैं आपको एग्जैक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप पढ़ लेना है ऑप्शन। तो इसमें नकारात्मक अधिकारों में गैर हस्तक्षेप शामिल होता है, जबकि सकारात्मक अधिकारों में कर्तव्य शामिल होते हैं। तो गैर हस्तक्षेप से आप समझ सकते हैं कि किसी प्रकार का उसके ऊपर रोक टोक ना हो, तो ये नकारात्मक अधिकार में आता है। जबकि सकारात्मक अधिकार के अंदर कुछ कर्तव्य शामिल किए जाते हैं, व्यक्ति को कुछ अधिकार के साथ कर्तव्य दिए जाते हैं, इसको सकारात्मक श्रेणी के अंदर रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो कौन सा संयोजन सही है? तो हॉब्स जो है, हॉब्स प्रकृति अधिकार की बात करिए, रॉबर्ट नॉजिक ये इनके साथ नहीं जुड़ा है, अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करिए, मार्थस नुसबॉर्न ये बहुसंस्कृतिवाद से नहीं जुड़े हैं, हॉब्स प्रकृति अधिकारों को और साथ रॉबर्ट नॉजिक। तो जिसका सही है नेचुरल राइट जुड़ा हुआ है हॉब्स। हु ऑथर द सिटी ऑफ गॉड? सिटी ऑफ गॉड लिखी है सेंट अगस्टाइन ने पुस्तक लिखी है सिटी ऑफ गॉड। गैरबेल आवर्ट के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में से क्या सभी राजनीतिक व्यवस्था के लिए आम है? तो इसमें से आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसके अंदर सही ऑप्शन बताता हूँ आपको। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरल व्यवस्थाओं में भी राजनीतिक संरचना और सहवर्ती राजनीतिक कार्य होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही था। लुशियन पाई द्वारा राजनीतिक विकास के पहलू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक राजनीतिक विकास के सही परिभाषा क्या बताइए? तो इनकी बुक को याद रखें, लुशियन पाई की पुस्तक एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और इन्होंने जो बात बताई थी राजनीतिक विकास के लिए सही परिभाषा, राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के राजनीतिक आधार को संदर्भित करता है। तो इन्होंने बात कही थी। और एक चीज और याद रखें, इन्होंने ECD मॉडल दिया था।
इक्वेलिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। किसी भी समाज के अंदर अगर कोई भी संस्था ये कार्य करती है, यानी इक्वालिटी देती है, कैपेसिटी होती है उसके अंदर कार्य करने की, और वो डिफरेंशिएट करती है, यानी अगर कोई मान लो शिक्षा संस्थान है तो शिक्षा से ही संबंधित हो, कहीं वो शिक्षा के साथ व्यापार ना कर रहा हो या फिर हेल्थ को ना देख रहा हो, तो ऐसा ना हो, वो अलग संस्थाएं अलग अलग कार्य कर रही हो, तो उसी समाज के अंदर राजनीतिक विकास को माना जाता है। तो इनका ईसीडी मॉडल था, एक्सपेक्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इनकी बुक थी, याद रखें। और जो इन्होंने राजनीतिक विकास की सही परिभाषा दी थी उसके अंदर राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के राजनीतिक आधार को संदर्भित करता है, तो ये बात थी। किस बहुपक्षीय संस्था ने 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि की मध्यस्थता की थी? तो जो सिंधु जल संधि हुआ था ये 1960 के अंदर हुआ था। इसके अंदर विश्व बैंक ने मध्यस्थता करी थी, जिसके अंदर पाकिस्तान को 3 नदियों के ऊपर अधिकार दिया गया था। इसके अंदर झेलम, सतलज और व्यास, एक बार आप चेक कर लें, फिर भी तीन नदियों को भारत का अधिकार दिया गया था। सतलज, व्यास और रावी, शायद भारत को इसको अधिकार दिया गया था, और जो पाकिस्तान को दिया गया था उसके अंदर सिंधु, झेलम और एक नदी और थी, उसको पाकिस्तान के ऊपर अधिकार दिया गया था। तो इस प्रकार से 1960 के अंदर सिंधु जल संधि समझौता हुआ था। इसके अंदर 80% पाकिस्तान को अधिकार था और 20% भारत को यूज करने का अधिकार था। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सही है? तो राष्ट्रपति के संदर्भ में जो सही है वो है, राष्ट्रपति मृत्यु दंड देश क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये बात सही है पूरी। भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य के मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार तय गया? तो ये 91वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था, और इसके अंदर 15% कर दिए गए थे कि मंत्रिपरिषद की संख्या होगी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति की पहल की गई? तो लुक ईस्ट पॉलिसी करी गई पीवी नरसिंह राव के टाइम पे लुक ईस्ट पॉलिसी की गई है, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की गई है नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे। डेफिनेशन द्वारा व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन सा सोच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता है? तो यह आदर्श सिद्धांत इसको परिभाषित नहीं करता है। निम्न में से पंचशील की विशेषता सिद्धांत क्या है? तो ये शांति और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान था, और ये 1954 के अंदर हुआ था भारत और चाइना के बीच, और इसके अंदर थर्ड पार्टी बर्मा भी थी। 1950 के दशक में विकास प्रशासन क्यों उभरा? तो जो 1950 के दशक में विकास प्रशासन उभरा था, ये उपनिवेशवादी तीसरी दुनिया में तेजी से विकास लाने के लिए इसकी अवधारणा आई थी, उपनिवेश देशों के अंदर विकास के लिए। निश्चित अवधि के लिए लंबी योजना तैयार करने की सुविधा, जैसे कि अतीत की भारतीय पंचवर्षीय योजना, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो ये नियंत्रित अर्थव्यवस्था की बात है, ये पंचवर्षीय योजना के तहत। कार्ल ड्यूस याद रखे, कम्युनिकेशन थ्योरी के साथ जुड़े हैं। कार्ल ड्यूस व्यक्त संचार सिद्धांत संचार के किस मॉडल से लिया गया? तो इन्होंने सूचना सिद्धांत या फिर साइबरनेटिक्स के द्वारा अपना जो इंटरनेशनल सिद्धांत दिया था संचार थ्योरी, वो सूचना एवं सिद्धांत साइबरनेटिक्स, इंफॉर्मेशन एंड द थ्योरी एंड साइबरनेटिक्स के द्वारा इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इन धाराओं में कौन सा सेट भारत के केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों की प्रकृति को चित्रित करता है? तो 245 अनुच्छेद से लेकर 255 तक भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी संबंधों की प्रकृति को चित्रित करता है। निम्न में से कौन सा भारतीय विदेश नीति के सच्ची विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो ये गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियार का प्रयोग, ये इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जबकि पंचशील करता है। भारत का आप जानते हैं सिद्धांत है पंचशील हो गया, उपनिवेश का विरोध करना, साम्राज्यवाद का विरोध करना, गुटनिरपेक्षता को अपनाना और राष्ट्रमंडल के साथ संबंध बनाए रखना, इन सब का भारत समर्थन करता है। लेकिन जो गैर परमाणु राज्यों के साथ खिलाफ परमाणु हथियार का प्रयोग, तो आप जानते हैं परमाणु हथियार का प्रयोग तो भारत कभी करेगा ही नहीं, मतलब किसी के विरुद्ध करेगा नहीं, और भारत की फर्स्ट यूज की नीति भी नहीं है, तो इसके संदर्भ में भारत का ये नहीं है। राज्य और पूंजीवाद के साथ उसके संबंधों पर अध्ययन करते समय किस विचारक ने यह दलील दी थी कि राज्य प्रमुख वर्गों की ओर से काम करने वाला करता नहीं बल्कि वर्ग संघर्ष का क्षेत्र है? तो वर्ग संघर्ष की जो बात करी है यह हमजा अलवी ने करी है। भारत जैसे लोकतांत्रिक प्रणाली में न्यायिक समीक्षा की शक्ति की जरूरत क्यों है? तो भारत जैसे देश के अंदर न्यायिक समीक्षा की जरूरत है। संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा की बात की गई है। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा को कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान है? तो विशेष शक्तियां भारत के जो राज्यसभा को प्राप्त है वो है राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में संशोधन, राष्ट्रपति के सेवानिवृत्त के अंतर्गत पेंशन निर्धारित करने के लिए इसके ऊपर भारत के इनके ऊपर अधिकार है,
तो ये नहीं है, माफ़ कीजिएगा। तो ये जो राज्यसभा का जो विशेषाधिकार है वो एक या एक से अधिक भारतीय सेवाओं को बनाने, राज्य सूची पर सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद के अधिकार को पारित करना ये है। और ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं पे विशेष अधिकार जो पर्याप्त है वो राज्यसभा को पर्याप्त है, आर्टिकल 312 के तहत। भारत की परमाणु कमान प्राधिकरण के भीतर पूरी तरह से परमाणु हथियार के प्रयोग को कौन सी संस्था प्राधिकृत कर सकती है? तो भारत की परमाणु कमान प्राधिकरण जो है वो राजनीतिक परिषद के द्वारा ही इसको किया जाता है। कौन से दिन को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, तो 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कौन से यूरोपीय विद्वान द्वारा शक्तियों के विभाजन के बारे में अमेरिकी मॉडल को परिभाषित किया गया था? तो ये परिभाषित किया गया था मॉन्टेस्क्यू द्वारा, और इनकी जो पुस्तक थी स्पिरिट ऑफ लॉ के अंदर उन्होंने इसको परिभाषित किया था। उन्नीस से 1998 तक निम्न में से कौन सी पार्टी संयुक्त मोर्चा सरकार में भागीदार रही? तो ये असम गण परिषद रही थी इसकी भागीदार। दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया गया? आप इसको याद रखें, पूछ लेते हैं। 1979 के अंदर ओबीसी के लिए इन्होंने ये पिछड़ा वर्ग आयोग जो गठित किया था, उन्होंने 27% आरक्षण ओबीसी को देने की बात करी थी वीपी मंडल जी के टाइम पे 1979 के अंदर। ईस्टर्न और डेनिस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक स्तर पर राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है? तो यह इन्होंने जो बात करी है वो बात करी है राष्ट्रीय विधायिका न्यायपालिका मतदान के व्यवहार की तरह अवैयक्तिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के संदर्भ में बात करी है। किसने राजनीतिक संचार के इलाके में प्रमुख विचारधारा मॉडल को सबसे प्रभावशाली संस्कृत विकसित किया? तो ये नोम चॉम्स्की और एड हरमन ने ये बात करी थी राजनीतिक संचार के संदर्भ में। निम्नलिखित में से भारत में एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचाने जाने के लिए क्या सही आवश्यकता है? तो जो सही आवश्यकता है वो इस प्रकार से है। राष्ट्रीय दल को राष्ट्रीय दल के तौर पर मान्यता के लिए लोकसभा में कम से कम 2% सीटें होनी चाहिए, या उनका जो उम्मीदवार है 3 राज्यों से चुने होने चाहिए। और राज्यसभा के संदर्भ में भी क्राइटेरिया है, राज्यसभा के संदर्भ में उनको 4% मतदान पर्याप्त होना चाहिए। 4 राज्यों के अंदर राष्ट्रीय और राज्य के दल के तौर पर मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड में क्वेश्चन है, आप इसको चेक एग्जाम देने जाएँ तो देख के जाएं, क्योंकि राष्ट्रीय दल का इस प्रकार से अभी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी मिला है राष्ट्रीय दल का दर्जा, तो इसको आप देख के जाएं एग्जाम के अंदर। किस संवैधानिक संशोधन कानून के तहत पर्यावरण की सुरक्षा भारतीय राज्य का उत्तरदायित्व हो गया था और यह संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? तो पर्यावरण की सुरक्षा भारतीय राज्य का दायित्व हो गया, तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत ये बात की गई है और इसको राज्य के नीति निर्देशांक तब से जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन इसका सही आंसर था। निम्न में से कौन सा रूढ़िवादी राजनीतिक विचारधारा का चारित्रिक लक्षण है? तो ये जो लक्षण है रूढ़िवादी राजनीतिक विचारधारा का, ये संगठनवाद है। निम्न में से किन समाजवादियों ने नैतिक समाजवाद की मानवतावादी परंपरा की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो विलियम मॉरिस को समाजवाद की मानवतावादी श्रेणी से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्न में से क्या पंडुआ के मार्सिलियस की प्रमुख पाठ्यपुस्तक दी डिफेंडर ऑफ पीस का प्रमुख मूल भाव है? तो ऐसे क्वेश्चन को हम सिर्फ याद कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पंडुआ द की टेक्स्ट डिफेंडर ऑफ द पीस, तो ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप के साथ जुड़े हुए हैं। और जो इनकी पुस्तक जो इन्होंने बात करी है स्ट्रॉन्ग एंटी पेपल आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ सेकुलर अथॉरिटी, यानी संसारिक सत्ता के पक्ष में प्रबल कैथोलिक विरोधी तर्क इन्होंने बात करी है। क्या निकोलो मैकियावेली को व्यवहारिक राजनीति के सिद्धांत के तौर पर उल्लेखित किया जा सकता है? तो जो किया जा सकता है उनके संदर्भ में जो सत्य है, क्योंकि वह मानवीय व्यवहार में आदर्श को त्यागने और अनुभवजन्य वास्तविकता के अवलोकन की आवश्यकता को समर्थन देते हैं, तो इस संदर्भ में इन्होंने बात कही है। इनमें से कौन से वक्तव्य राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है? तो राज्यसभा के संदर्भ में सही नहीं है, तो मैं जो एग्जैक्ट आंसर है वही आपको बता रहा हूं। तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक अंतर यह है कि कोई उम्मीदवार लोकसभा के भीतर भारत के किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा के उम्मीदवार को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वो चुनाव लड़ रहा हो। तो ये अब मेरे ख्याल से प्रावधान हटा दिया गया है, पहले था ऐसी बात, लेकिन अब
इनमें से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के संदर्भ में संदर्भ नहीं है? हाँ, तो ये सही नहीं है, तो पूछा गया तो यही सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि पहले था कि राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए किसी उसी पर्टिकुलर राज्य का उसका निवासी होना चाहिए था या मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए था, लेकिन अब इसको हटा लिया गया है। भारत में आप प्रसार संधि एनपीटी पर क्यों हस्ताक्षर किए? तो जो एनपीटी पर हस्ताक्षर किए थे भारत ने, क्योंकि एनपीटी पक्षपात पूर्ण व्यवस्था थी, इसलिए उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो एक बार देख लेता हूँ मैं, इस पर हिंदी में थोड़ी गलती हो गई है, तो इंग्लिश में सही है कि इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था भारत ने एनपीटी पे, क्योंकि एक पक्षपात पूर्ण व्यवस्था थी। यहाँ किए हो गया, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक साझेदारी समझौता कब हुआ और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक समझौता हुआ था, सामरिक समझौता स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो भारत और अफगानिस्तान के बीच हुआ था 2011 के अंदर मनमोहन सिंह के जी के कालखंड में हुआ था। किसने इस वक्तव्य को स्थापित किया कि राज्य को व्यक्तियों के आत्मसामान्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो ये JS मिल ने बात कही थी, और इन्होंने सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग का आइडिया दिया था। सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग में इन्होंने स्वतंत्रता को डिफाइन किया था। माओ त्से तुंग द्वारा प्रतिपादित नव लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इन्होंने जो नव लोकतंत्र की बात कही थी, संयुक्त तानाशाही के तहत सभी साम्राज्यवादी विरोधी और सामंतवादी विरोधी लोगों के नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग का एक लोकतांत्रिक गणराज्य के संदर्भ में इन्होंने बात कही थी। संसद में पार्टी विहिप के ऑफिस का कहां से अपना जीवन बल प्राप्त करता है? तो इस सम्मेलन के द्वारा यह प्राप्त करता है। किस राजनीतिक दार्शनिक ने न्याय में तुलनात्मक पद्धति को लागू करने का सिद्धांत दिया? तो यह अमर्त्य सेन ने न्याय में तुलनात्मक पद्धति को लागू करने का सिद्धांत दिया। निम्न में से कौन मिशेल फूकोल्ड के शक्ति संबंधी विचारों को श्रेष्ठ प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो ये जो इनका जो ज्ञान संबंधी यानी शक्ति संबंधी सिद्धांत था, उसके अंदर ज्ञान के नियंत्रण के प्रकार और उसके सामाजिक नियंत्रण के तौर पर शक्ति को इन्होंने विभाजित किया था, बताया था इन्होंने। पावर एज अ फॉर्म ऑफ नॉलेज कंट्रोल देयर बाय सोशल कंट्रोल। तो इस संदर्भ में इन्होंने शक्ति संबंधित विचार दिए थे। अरविंदो घोष को वंदे मातरम उनके राजनीतिक उद्भव के किस काल को दर्शाता है? तो ये आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को इनके दर्शाता है। इन्होंने ऑरविलो आश्रम की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन था, इसको एक यज्ञ की तरह संज्ञा दी थी और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया था। संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय न्यायधारिता परिषद की स्थापना क्यों हुई? तो जो संयुक्त राष्ट्र के जो गठन के समय न्यायधारिता की परिषद की स्थापना क्यों हुई? तो ये हुई थी 7 सदस्य राज्यों द्वारा प्रशासित 11 ट्रस्ट क्षेत्रों अंतर्राष्ट्रीय निगरानी का प्रावधान करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि राज्यों को स्वतंत्र या स्वयं शासित होने के लिए तैयार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं। तो इस संदर्भ में हुई थी। इसका पहला ऑप्शन सही था। निम्न में से कौन राजनीतिक विज्ञान की निर्देशात्मक पद्धति का प्रस्तावक है? तो नॉर्मेटिव अप्रोच का कौन समर्थक है? तो ये जुड़े हुए हैं माइकल ऑक्सफोर्ड इसके साथ जुड़े हुए हैं नॉर्मेटिक अप्रोच के साथ। किस राजनीतिक दार्शनिक ने कहा कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ था और वह हर जगह जंजीरों में है? जो स्वयं को दूसरों का मालिक समझते हैं वह उनसे ज़्यादा दास है। तो ये बात करी थी, जिसे रूसो ने बात करी थी, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो ये इनकी बहुत फेमस कोटेशन है, कई एग्जाम में पूछी गई है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लें। तो ये छत्तीसगढ़ का सेट का पेपर था 2016 का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैंने 2 पार्ट में बनाने की कोशिश करी है इसको, और अगर कुछ कमी रहेगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको। तो आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आभार आप सभी का।